ओके। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों दोस्तों जैसा आप जानते हो, आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। कुछ ही दिन बाकी एग्ज़ाम के SSCGD एग्ज़ाम का जो आपका शेड्यूल है वो आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी, आपने अपनी तैयारी को अच्छे से किया होगा। ठीक है, आशा करते हैं आप अच्छे अंक प्राप्त करो, आपके नंबर आपके अच्छे बने मैथ्स में और आपके पूरा स्कोर जो है अच्छा है, ताकि आपको सफलता मिल सके। इसी को दोस्तों ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए मैथ्स का रिवीजन को स्टार्ट किया था, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस बेहतर कर सको और आपके मार्क्स अच्छे बन सके। तो इस पर हमारी दोस्तों 13 वीडियो तो हो चुकी हैं, जो आपका SSCGD का मैथ्स का रिवीजन चल रहा है यहाँ पे। तो 13 वीडियो तो हमारी इस पर हो चुकी हैं। आज मैं आपके लिए इस पर अपनी 14 वीडियो लेकर आया हूँ, जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देखी होंगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो पहले आप उन वीडियो को देखिए। वे सारी ही वीडियोस आपकी मैथ्स के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी। आपको जो मैथ्स का स्कोर बनेगा दोस्तों, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करके आपका स्कोर बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होगा। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओगे। आपको एग्ज़ाम का पैटर्न और एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन करने की जो अप्रोच है दोस्तों, वो उन क्वेश्चन से बहुत आपको हेल्प मिलेगी। उनको आपको बिल्कुल करना चाहिए, उनकी प्रैक्टिस करिए आप दोस्तों, लगातार उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन से बाहर नहीं मिलेगा, बस आपका डाटा चेंज हो सकता है, आपकी लैंग्वेज वही रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस उम्मीद के साथ मैं आज अपनी 14 क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है दोस्तों x प्लस 1/2x बराबर है 3 के। तो 8x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का हमें मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी इसमें इस तरह कंडीशन आ जाए, ये आपका एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है, उस पर बेस्ड है। यहाँ पे 8x क्यूब अब प्लस में 1/x क्यूब का मान आपसे पूछा गया है। तो इसको करने का जो तरीका होगा, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, जो आपको बताने वाला हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस दोस्तों जो मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा उस पर ध्यान देना है। ज़्यादा करने के लिए इसमें कुछ है नहीं। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस 1/2x किसके बराबर दिया है, 3x के। और यहाँ पे पूछा गया है 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो पहले तो बात एक आती है दिमाग में दोस्तों, यहाँ पे तो अपना 2x है यहाँ पे नीचे अपॉन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल x क्यूब है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसका क्यूब नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ से 2 खत्म करना है दोस्तों, ताकि हमारा केवल यहाँ पे x बचे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है ताकि यहाँ पे 2x हो जाए। 2x होगा तभी हमारा यहाँ पे 2x का क्यूब कितना बनेगा, 8x क्यूब बनेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, पहले सबसे पहले क्या करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमारा ये दे रखा है आपको, ये जो वैल्यू दे रखी है, ये दिया है आपको 3 के बराबर। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ दोस्तों 2 से गुना कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे आप। ठीक है, 2 से यहाँ हो जाएगी आपकी, 2 से गुना यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हमारा 2 से 2 कट जाता है। तो आपको क्या मिलेगा, 2x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। अब इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आपको। हमारा 2x इधर आ गया जहाँ पे हमें चाहिए था, और 1/x आ गया। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ का होल क्यूब करना है, इधर भी और इधर भी। ठीक है दोस्तों, आप जानते हो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, उसी की सहायता से दोस्तों हम इसको खोल लेंगे। तो यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस इन दोनों की गुना का 3 गुना, यानी 3ab, यानी कि 2x इंटू में 1/x का 3 गुना। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में क्या होता है, a प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 1/x। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है, 6 का क्यूब यानी 216। इतना तो हमें हमारा हो गया दोस्तों। ठीक है, इतना हमारा हो गया। x से x कट जाता है, 3 दूनी 6, और ये देखो दोस्तों 2x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है हमारे पास,
इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है दोस्तों 6, 2x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी 6, तो इसकी जगह हम 6 रख सकते हैं, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका 36 और 36 जाएगा उधर, तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों ये बचेगा, तो इसकी वैल्यू को क्या मिलने वाली है 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6 और 6 इसकी वैल्यू हो जाती है दोस्तों 36, जब 36 जाएगा आपका 216 में से घटेगा तो आपको मिलेगा 216 माइनस 36, इसका मतलब हो गया आपका कितना आंसर आ गया 180, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 180, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सोल्व करना था। ठीक है दोस्तों, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने आपको इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बिना किसी देरी के लगा देते हैं। ये रहा सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन आपका। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आपका टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है, तकरीबन 5 से 6 दिन या 1 हफ्ता आपका बचा है एग्ज़ाम का, तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, हर चैप्टर से आपको प्रैक्टिस करनी है, जो जो चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन है आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये मान के मत चलना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा ये नहीं आया। ठीक है, कुछ भी आ सकता है आपका, अगर मेंशन कर दिया सिलेबस में तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो कोई भी आपका टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में जाके आप ये सोचो कि ये मेरा नहीं हुआ, तो आप पूरी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 51 डिवाइड ब्रैकेट 25 प्लस कितना है दोस्तों 25 ऑफ 12 डिवाइड 30 माइनस 5 की पावर 4 डिवाइड 5 ऑफ 125। तो ये बोर्ड मास पर आधारित एक क्वेश्चन है दोस्तों। इसको सोल्व कैसे किया जाता है आपको पता है, सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ किया जाता है दोस्तों, ब्रैकेट को तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद का, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और उसके बाद क्या होता है दोस्तों सब्ट्रैक्शन होता है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इनके ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं दोस्तों, ब्रैकेट हटा लेते हैं। तो क्वेश्चन ने जो दिया है पीछे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, यहाँ दिया है 5 की पावर 4 डिवाइड बाई 5 ऑफ, तो डिवाइड से पहले दोस्तों आप जानते हो ऑफ को सोल्व करना होता है, तो यहाँ पे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 125 पंजे कितना होता है 625, तो ये बनेगा आपका पूरा 625 दोस्तों। ठीक है, और 5 की पावर 4 क्या होता है, ये भी क्या होता है आपका 625 होता है। तो 625 को जब 625 से डिवाइड करेंगे आप तो आपके सामने कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 1, ये वैल्यू आपको कितनी मिली यहाँ से यहाँ तक 1। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 25 ऑफ 12, पहले ऑफ को सोल्व कर लेते हैं, ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 25 गुना 12 या 12 गुना 25 कितना होता है 300 होता है दोस्तों, और जब 300 को 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 10, कितना मिलेगा 10। तो चलिए 10 में आप क्या करोगे दोस्तों, 10 में से आप कितना घटाओगे 1 घटाओगे, ये वाला 1। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है 25 प्लस करना है, तो 10 और 25 35, 35 में से जब 1 जाएगा दोस्तों कितना बचेगा 34, और ब्रैकेट के बाहर जब हम निकलेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 51 डिवाइड बाई 34। ठीक है, ये सारा सोल्व करके हमें मिलता है कितना 34, इस सब की वैल्यू कितनी आती है 34। तो जब 51 को 34 से डिवाइड करोगे तो 17 51 और 17 दूनी 34, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 3/2, तो 3/2 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सोल्व कर लेना होता है। ठीक है दोस्तों, इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको विस्तार से सोल्व करो 1 बाय 1, तो ये क्वेश्चन आसान था, इसको आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। ठीक है, दोबारा बताते थे एक बार फिर से देखिए, यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों इसको सोल्व करने के बाद में 1 मिलेगी, जो मैं आपको बता चुका 125 पंजे 625, और 625 ही हमारा ये होता है 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 का मतलब 625 होता है, तो 625 को 625 से डिवाइड करेंगे तो इस ब्रैकेट से जो वैल्यू हमें मिलेगी कितनी मिलेगी, वो 1 मिलेगी। अब इसको सोल्व करेंगे आप, जब इनकी गुना करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 300, और 300 को 30 से डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ से मिलेगा 10 दोस्तों, और यहाँ से मिलेगा -1, पीछे से हमारा सोल्व हो गया ये -1, और प्लस में क्या चल रहा है दोस्तों, प्लस में 25 भी है हमारे पीछे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। इसके बाहर जो दोस्तों ब्रैकेट है हमारा ये वाला, यहाँ पे क्या है 51 हमारा डिवाइड में है। ठीक है, तो 35 माइनस 1 दोस्तों कितना हो जाता है 34, और 34 डिवाइड क्या हो जाएगा हमारा 51, और इनको सोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा 3:2 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ उनके लघुत्तम समापवर्तक का यानी एलसीएम का 1/20वां हिस्सा है। 1/20वां हिस्सा है। यदि एक संख्या 96 लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के बीच में जो अंतर दिया है 456 का है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन जब इस तरह से आ जाता है तो आपको इसका जवाब किस तरह देना है। इसने बोला है एचसीएफ और एलसीएम में क्या रेशो दिया है। इसने बोला है एचसीएफ एलसीएम का क्या है दोस्तों, 1/20 भाग है, यानी कि 1/20 है। तो यहाँ पे एलसीएम को मान सकते हो आप 20, एलसीएम हमारा 20 है दोस्तों, तो एचसीएफ कितना होगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ एलसीएम का 1/20वां भाग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसने दोस्तों क्या दिया है, एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर भी दिया है, कितना है 456। तो यहाँ इनका डिफरेंस ले लीजिए आप, कितना का डिफरेंस, यहाँ पे इनका डिफरेंस 19 है दोस्तों, जो हमारे डिफरेंस के बराबर होगा 456 के बराबर। तो देखते हैं, एक की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, तो 19 दूनी 38 और 19 चौक 76, तो कितनी बार जाता है 24 बार। ठीक है, तो यहां से हमें एक की वैल्यू मिल गई, एक का मतलब दोस्तों यहां से हमें इसका एचसीएफ मिल गया, एचसीएफ कितना आ गया 24। ठीक है, और यहां से इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अब एक संख्या दी है 96, तो दूसरी निकालनी है। एक कंसेप्ट होता है दोस्तों एलसीएम एचसीएफ में, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, एक ये फॉर्मेट होता है, दो संख्या गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, दूसरी संख्या आसानी से निकाल सकते हो। हमें यहाँ पे एलसीएम पता है, एचसीएफ पता चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैंने निकाल दिया, यहाँ पे एचसीएफ हमारा 24 आ गया, और हमारे जो एलसीएम है दोस्तों वो एचसीएफ का कितने गुना है, 20 गुना है। तो यहाँ से आपको एलसीएम मिल गया। एक संख्या दे रखी है 90 की, दूसरी निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से। एक संख्या 96 है, दूसरी हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपका 20 गुना 24, ये तो हो गया हमारा एलसीएम। और एचसीएफ कितना है दोस्तों, एचसीएफ हमारा 24 आ गया, ये हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है, इसको सोल्व करना है, 24 से पूरा कट जाएगा इधर सामने, 24 चौका 96, और 4 से कटेगा दोस्तों ये कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ से दूसरी संख्या यानी बी आपको मिल जाएगा 24 पंजे 120, तो 120 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आपको इस तरह लगाना है। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप। इसी तरह से आपको दोस्तों घर पे प्रैक्टिस करनी है, अपनी लगातार प्रैक्टिस जारी रखिए। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इस तरह का, एलसीएम एचसीएफ का। देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है, उनका एलसीएम 693 है, उनमें से एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी वो हमें बताना है। तो भाई ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान हो जाता है, सीधा कंसेप्ट है इसमें। तो वही दो संख्या को गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ आपको एक संख्या दी है 77, दूसरी मान लेते हैं हम संख्या बी जो हमें निकालनी है, और एलसीएम दिया है दोस्तों 693, एचसीएफ कितना दिया है 11। ठीक है, वैसे तो दोस्तों इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, आप यूनिट डिजिट देख के भी इसका आंसर दे सकते हो। देखिए ध्यान से, यहां से हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहां से जो हमें मिल रहा है दोस्तों यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, 1 तिया 3, 3 मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा 7 के साथ किससे गुना करें, 7 में किससे गुना करें, आप वैसे भी देख के बता सकते हो, ऑप्शन से भी आप देख के इसको बता सकते हो, सोल्व करना ही कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूं। देखो ध्यान से, 99 हमारा यहाँ पे आंसर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 99 रखने के बाद ही दोस्तों हमें यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। 7 में 63, यहाँ से 3 मिल रहा है, तो यहाँ से भी क्या मिलेगा 3। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 99 होनी चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप इस तरह से डिजिट को सेम करके भी आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर क्या बनने वाला है वो देखिए आप। यहां से हमें दोस्तों क्या मिला, यहां से हमें मिल रहा है ये 77, 11 से कट जाएगा आपका
11 से कट जाएगा, 11 से 77, ठीक है दोस्तों, और 7 से कटेगा ये हमारा 7 नम 63, 7 नम 63। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाती है 99। इसका मतलब दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई 99, वो संख्या हमारी 99 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी लगा सकते हो डिजिट देखकर। चलिए, तो डिजिट का कमाल क्या होता है, आप यूनिट डिजिट सेम करके भी इसका आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो ध्यान से दोस्तों, एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, उम्मीद ये भी है। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, और इसको सोल्व कैसे किया जाता है वो भी आपको ध्यान से देखना है। चलिए, 1/9 - 4 इंटू में √5 का होल स्क्वायर, 1 प्लस में चल रहा है दोस्तों, 9 + 4 इंटू में √5 का होल स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो क्या करना है, चलिए, सबसे पहली बात तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके भी संख्या जुड़ेंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, इसका परिमेयकरण भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके करने के। चलिए, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको देखिए ध्यान से। पहले आप करना क्या है, पहले आप ये समझिए दोस्तों, अगर आपको कहीं पे ये फॉर्मेट दिख जाए a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या बनती है दोस्तों, इसकी वैल्यू बनती है 2 इंटू में a² + b² का ट्वाइस, ठीक है, ये वाला 2 इंटू में a² + b²। इस फॉर्मेट की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इतनी वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही बना लेते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है दोस्तों, जब इनका एलसीएम लिया जाएगा दोस्तों, तो इसकी गुना इधर जाएगी क्रॉस, और ये दोस्तों इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, ये हो जाएगा आपका 9 + 4 √5 का होल स्क्वायर ऊपर, प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है दोस्तों, तो 9 - 4 √5 का होल स्क्वायर, और नीचे जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा a², ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर इंटू में a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनता है हमारा, यहाँ पे देखो ध्यान से दोस्तों, अगर इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसका स्क्वायर जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में, तो a² - b² इसका बनेगा। तो यहाँ से बन जाएगा दोस्तों 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और इंटू में कितना √5, ठीक है दोस्तों, इसका होल स्क्वायर करेंगे 4 × 16 और 16 × 5 = 80। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा आपका ये वाला, ठीक है, आपको मिलेगा हमारा 4√5 का होल स्क्वायर। क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका होल स्क्वायर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या होगा, 9 का स्क्वायर बनेगा दोस्तों 81, 4 × 16, 16 × 5 = 80। 81 में से 80 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर क्या रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों, ये वैल्यू मैंने आपको बताई है दोस्तों। यहाँ पे इस फॉर्मेट को देखिए, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इससे मैं इसको कंपेरिजन कर रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर इंटू प्लस में a - b का होल स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, प्लस आपका 4 का स्क्वायर 16 × 5 = 80, ये हमारा हो जाएगा ऊपर, और इसका ट्वाइस हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में कितना है, ये आपका बनेगा 81, और ये बनेगा आपका माइनस में कितना दोस्तों 80, ठीक है, और इसका करना है आपको होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी दोस्तों, ये आपका आ जाएगा कितना 161 हो जाएगा। ये 161 का दुगना कितना होता है, तो 161 का दुगना होता है 322, तो 322 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे इतना तो आप इसको देख सकते हो, आगे इसमें कुछ रहा नहीं। 81 + 80 को जोड़ोगे आप 161 बनेगा, 161 का दुगना कितना होगा 322, क्योंकि नीचे हमारा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसको छोड़ देना आपको। तो 322 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको इस तरह से इसको करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपके लिए,
उसको भी देख लीजिए ध्यान से क्या है। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हल्के में नहीं है। देखिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए हम सिलेक्ट करके लाते हैं दोस्तों कि कौन सा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहेगा, वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं। आप इनकी लगातार प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता हम आपके साथ रहेंगे दोस्तों, आपकी प्रैक्टिस में आपके साथ हैं। बस आपको मेहनत करनी है और हमको मेहनत करानी है। चलिए, तो सोमवार से गुरुवार तक का माध्य यानी औसत दे रखा है तापमान कितना दोस्तों, 39.25 डिग्री सेंटीग्रेड। गुरुवार से रविवार तक का औसत तापमान कितना दिया है, 40.25 सेंटीग्रेड। यदि सोमवार से रविवार तक के सप्ताह का सभी दिनों का औसत तापमान योगफल दिया है, सभी दिनों के दैनिक तापमानों का योगफल कितना है, 277.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे 4 दिनों का औसत दिया है दोस्तों सप्ताह के, और लास्ट के 4 दिनों का दिया है। ठीक है, इस तरह से दिया है 4 दिनों का। लेकिन लास्ट में क्या है, इसने सप्ताह के 7 दिनों का औसत दिया है, योगफल दिया है, कितना है, 277.5 डिग्री। हमसे पूछा है इसने गुरुवार का तापमान कितना था। तो चलिए इसमें क्या करना है आपको, सप्ताह के 7 दिनों पर आपको ध्यान देना है। सप्ताह के 7 दिन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ स्टार्ट होता है हमारा सोमवार से गुरुवार तक का सफर। सोमवार से यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ये हमारे सप्ताह के 4 दिनों का जो तापमान दिया है, इसने कितना दिया है औसत तापमान, 39 पॉइंट कितना है 25। तो योगफल कितना हो जाएगा, ये औसत तापमान है 4 दिनों का, तो 4 दिनों का योगफल कितना हो जाएगा तापमान का, इससे गुना कर लेंगे दोस्तों आप, तो हो जाएगा कितना, देखते हैं, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है, 4 तिया 12 और 1 13, 4 9 36 1 37। तो ये हो जाएगा 0 0 आपका, 4 9 36 1 37 का 7 का 4 तिया 12 और 3 15, 157 डिग्री सेंटीग्रेड, 157 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं किसकी, गुरुवार से रविवार तक के औसत तापमान की। तो ये तापमान कितना दिया है 4 दिनों का, ये दिया है 40.525। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, ये गुरुवार से स्टार्ट होता है। तो थर्सडे से लेकर कहाँ तक का दोस्त, थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे। तो फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद आपका क्या रहेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे तक का इसने दिया है, यहाँ पे कितना दिया है तापमान, 40.25। इसमें 4 से गुना करके दोस्तों इसका हम क्या बना सकते हैं, सम बना सकते हैं, योगफल बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 161, 40 चौका 160 और 25 चौका 100, 161 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आप इसको गुना करके लगा सकते हैं, 161 आ जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे हमारे 8 दिनों का तापमान बनता है दोस्तों। पहले 4 दिन आपके ये हो गए और लास्ट के 4 दिनों का ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 दिनों का तापमान 157 डिग्री है, लास्ट के 4 दिनों का 161 है। तो टोटल बना लेते हैं, टोटल कितना बनेगा, तो 7 और 1 8, ठीक है, और 5 6 11 का 1 का दोस्तों ये बनेगा हमारा कितना, 318 डिग्री। ठीक है, टोटल तापमान कितना बना, 318 डिग्री। ये हमारे 8 दिनों का तापमान है दोस्तों। जबकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो इसमें दोस्तों एक दिन ऐसा रिपीट हो जाता है जो 2 बार मैंने लिया है, कौन सा, थर्सडे। ठीक है, यहाँ पे थर्सडे पहले 4 दिनों भी आता है और लास्ट के 4 दिनों भी थर्सडे आता है। ये वाला हमारा 2 बार काउंट हो गया दोस्तों। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या करना है आपको, ये हमारे 8 दिन का तापमान है और 7 दिनों का तापमान टोटल कितना है, 277.5। तो हमें करना क्या है, इस 8 दिन के तापमान में से जब हम दोस्तों कितना घटाएंगे, ये 7 दिनों का तापमान घटाएंगे तो हमें 1 दिन का तापमान मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्सडे का तापमान हमसे पूछा है, तो थर्सडे का जो तापमान होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 318 माइनस 277.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये वाला तो आपको मिलेगा दोस्तों इसमें 40 दशमलव कितना 5 डिग्री। जब इसमें से दोस्तों इसे घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 40 दशमलव कितना 5 डिग्री। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लगाना था दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ज़्यादातर ये होता है दोस्तों, कुल डाटा से एक ज़्यादा का आपका बनाता है टोटल, कुछ पहले का देकर कुछ बाद का देकर। यहाँ पहले 4 का लास्ट के 4 का दिया है, तो आपको क्या करना है, इस लैंग्वेज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करते हैं दोस्तों, जो आपका टोटल डाटा है उसको देखते हैं और जो पहले 4 का लास्ट के 4 का है ना, उसको बना के टोटल करना है आपको दोनों का, जो बड़ा होगा बड़े में से छोटा घटाना है, आपका आंसर आ जाता है। जो भी आपसे पूछा है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चाहे वो गुरुवार का पूछा हो, चाहे वो शनिवार का पूछा हो, चाहे वो सोमवार का पूछा हो। अगर किसी एक दिन का पूछा है तो आपको क्या करना है, बड़े योगफल में से छोटा योगफल घटा देना है और आपका आंसर वही आएगा जो आपसे पूछा गया है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उसे देख लेते हैं। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको ये बिल्कुल करके जाना चाहिए दोस्तों, बिना इसके बात नहीं बनेगी। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आपको लगा के जाने, प्रैक्टिस करके जाने, खूब प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे ना रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए, 7,000 रुपये है 8% की वार्षिक दर पर 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 14 साल के साधारण ब्याज के बराबर है। तो आर का मान बताना है, इस आर की वैल्यू हमें बतानी है। जो पहला धन आपका 7,000, ये कितने परसेंट ब्याज पर दिया गया, ताकि इसका ब्याज 5,000 के ब्याज के बराबर हो जाए 14 सालों में। 5,000 पे कितनी दर है, 5% और समय कितना है, 14। तो देखिए, ब्याज का एक सिंपल सा फॉर्मूला वही होता है दोस्तों, बेसिक सा फॉर्मूला है। ये हमारी धनराशि है दोस्तों पहली, और इसका जो ब्याज बनेगा कितना बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज की दर कितनी है, 8% और समय कितना है, समय कितने दिया है, 2 वर्ष। इस पे जो ब्याज बनेगा दोस्तों वो क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर है, 5,000 के 5% की दर से 14 वर्ष के ब्याज के बराबर, ठीक है। ये इसने दिया है, इसको हमने लैंग्वेज को इस तरह लिख दिया। 100 से 100 कट जाता है दोस्तों, वैसे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, फिर मैं आपसे वही कहता हूँ, आप इसकी डिजिट देख के भी इसको बता सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा कितना है, 100 से 100 कटने जा रहा है, 100 से 100 कट जाता है। ये हमारा बनेगा दोस्तों कितना, 3 जीरो इसके पास भी है, 3 जीरो इसके पास भी है, तो 7 दूनी 14 और 14 से दोस्तों 14 कट जाता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, आर किसके बराबर होगा, 5 पंजे 25। तो दर कितनी आ गई यहाँ से, 25%, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसका आंसर आप बता सकते हो, वरना डिजिट को सेम करके भी आप इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। ये कोई इतना आपका हैवी क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको पूरी बारीकी से सोल्व करो, आप मोटा मोटा देख के भी इसका आंसर दे सकते हो। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। सारे ही क्वेश्चन में दोस्तों आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के लाया हूं कि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा ना आए जो एग्जाम में आने लायक ना हो, वो क्वेश्चन मैं लेके ही आपके लिए नहीं आता दोस्तों। सारे क्वेश्चन मैं वही लेके आता हूं जो आपके एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, और जिस दिन आपका दोस्तों एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपका एग्ज़ाम किस तरह का रहा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ठीक है। आपको हमसे कुछ बेनिफिट मिला है या नहीं मिला, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए हमसे दोस्तों, हम आपको वेट करेंगे। ए और बी ने 2:5 के अनुपात में एक निवेश किया है, एक साझेदारी व्यापार शुरू किया है, बी के 4/5वें भाग के बराबर राशि के साथ 3 महीने बाद सी भी उनमें शामिल हो जाता है। चलिए, सी भी शामिल हो गया। उस वर्ष के अंत में उनका जो लाभ है वो रुपए में क्या था, यदि ए को उसके हिस्सों के रूप में 16,800 रुपये मिले हों। यदि ए का लाभ कितना हो दोस्तों, यदि ए को वर्ष के अंत में 16,800 रुपये लाभ के रूप में मिले हों, तो बताना है इनका कुल लाभ कितना था, रुपए में बताना है, रुपए में दिया गया है। चलिए, तो देखिए दोस्तों क्या दिया है इसमें। ए और बी ने यहाँ पे व्यापार शुरू किया कुछ रेशो में अपना पैसा लगाकर, और रेशो क्या था दोस्तों इनका, 2:5 में इन्होंने अपना पैसा लगाया,
ठीक है दोस्तों, ये इनकी पूंजी का अनुपात हो गया। अब कुछ 3 महीने बाद सी ने बी के 4/5 वे भाग के बराबर, बी का हिस्सा कितना है 5, तो 5 का दोस्तों 5 का 4/5 क्या होता है, अब सीधा कह सकते हैं 4। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, सी ने कितना पैसा लगाया है निवेश में, तो इसने 4 रुपये लगाया है। ये इनके हिस्से का अनुपात हो गया दोस्तों, इनकी पूंजी का अनुपात, ये इनकी करेंसी का अनुपात है, करेंसी मतलब सी का। हम इनके प्रॉफिट का रेशो बनाना है। प्रॉफिट का रेशो क्या बनेगा दोस्तों, इनका प्रॉफिट क्या होता है, करेंसी इंटू टाइम, ठीक है, पूंजी गुना समय बनता है दोस्तों हमारा लाभ। तो देखते हैं इनका लाभ का रेशो क्या बनता है, लाभ बना लेते हैं इनका, ये इनकी पूंजी का अनुपात है, तो इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, इनकी पूंजी में इनके द्वारा लिए गए समय का गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे जो दिया है 3 महीने बाद सी ने निवेश किया है, और ये जो व्यापार है दोस्तों कितने वर्ष का है, ये पूरे 1 वर्ष का है, और 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने। तो यहाँ पे ए को कितना टाइम दिया गया है व्यापार में, 12 महीने का, तो इसका लाभ बनेगा 2 गुना 12। चलिए बी को कितना टाइम दिया गया व्यापार में, बी का टाइम भी कितना है दोस्तों, पूरा है, तो इसका हो जाएगा लाभ 5 गुना 12। पूंजी 5 है, समय 12 महीने, और यहाँ पे सी का जो समय है दोस्तों वो 3 महीने बाद आई। इसका मतलब 12 में से 3 महीने निकल चुके थे व्यापार के, इसके पास कितने महीने रह गए थे, केवल 9 महीने। तो यहाँ से सी का हिस्सा बनेगा ये। तो 12 दूनी 24 दोस्तों, 12 पंजे 60 और 9 चौक 36। तो ये हो जाएगा इनके लाभ का अनुपात। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के लाभ में से हमें किसका लाभ पता है, हमें पता है दोस्तों ए का लाभ, और ए का लाभ कितना है यहाँ पे 24। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ए की सहायता से ए का लाभ कितना है यहाँ पे 24, और 24 की वैल्यू आपको दी गई है 16,800। हमें बताना है टोटल लाभ कितना है तीनों का। तो आप देखिए दोस्तों तीनों का टोटल लाभ कितना बनता है, 36 और 24 60 और 60 120। तो तीनों का जो लाभ बनेगा दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, कुल लाभ पूछा इसने, तो कुल लाभ हो जाता है 60 120, 60 में 120, तो 120 की वैल्यू क्या बनेगी बस हमें ये देखना है। ठीक है, 24 सत्ते 168, एक 700 बार कटेगा दोस्तों, 24 की वैल्यू 16,800 के बराबर है, तो 24 सत्ते 168 700 आ गया। 120 की वैल्यू क्या होगी, तो 120 गुना 700 यानी कि 84, और 3 जीरो पीछे दोस्तों 84,000। तो ये बनेगा इनके तीनों का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह आपको क्वेश्चन को सोल्व करना था। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, कमेंट में जरूर आप भेजा करो दोस्तों अपनी राय, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका उसे देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, कुत्ते और बिल्ली की रेस का ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक तरह की चाल दूरी समय का। चोर पुलिस वाला भी क्वेश्चन आता है, आज हमने कुत्ते बिल्ली वाला क्वेश्चन लिया है। ठीक है दोस्तों, बिल्ली को देख के क्या होता है, कुत्ता इसके पीछा करना स्टार्ट करता है। आपने सामान्य देखा होगा अपने सामने भी, कुत्ता बिल्ली का हमेशा पीछे ही करता दिखाई देगा। तो यहाँ भी कुत्ता क्या कर रहा है दोस्तों, बिल्ली का पीछा कर रहा है। एक कुत्ते ने बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा और बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगी। कुत्ता तुरंत उसके पीछे 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू कर देता है। तो देखिए बिल्ली की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, कुत्ते की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बिल्ली कहीं ना कहीं तो आज पकड़ी जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो बिल्ली को जाके पकड़ेगा। पूछा गया है कितनी देर बाद, या बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा, कितनी देर बाद बिल्ली पकड़े जाएगी। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछा है समय, और समय बराबर क्या होता है, चाहे वो पकड़ने का समय हो दोस्तों या किसी दूरी को तय करने का समय, समय समय ही होता है। तो समय बराबर होता है आपका दूरी बटे तय करने वाले की चाल। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दो आदमी ऐसे हैं जो इस दूरी को तय करने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको मैंने बिल्ली मान लिया दोस्तों, ये बिल्ली है और इसके पीछे एक कुत्ता है। ठीक है, इस कुत्ते ने इस बिल्ली का पीछा किया है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये बिल्ली आगे को जा रही तो कुत्ता भी इसके पीछे लग रहा है। बिल्ली की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और कुत्ते की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये डॉग हो गया, ये कैट।
इसको आप कैट बनाओ दोस्तों, CAT कैट, ये कैट हो जाती है कैट, तो ये हो जाती है सी कैट। आप दोनों की दिशा एक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या बनेगी आपकी रिलेटिव स्पीड बनेगी, सापेक्ष चाल बनती है। जब दोनों चीज़ें एक समान समय में गतिमान है दोस्तों, तो दिशा के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या बनती है, इनकी रिलेटिव स्पीड बनती है। समान दिशा में चाल घट जाती है, चालों का अंतर हमारी सापेक्ष चाल बनती है, और विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जो आपकी रिलेटिव स्पीड बनती है, सापेक्ष चाल बनती है, वो बनती है चालों का योगफल। यहाँ पे जो सापेक्ष चाल होगी आपकी रिलेटिव स्पीड होगी वो आपको लेनी है, क्योंकि बिल्ली भी चल रही है और कुत्ता भी इसके पीछे चल रहा है, तो दोनों ही आपके जो जंतु है या फिर पशु है वे दोनों ही गतिमान हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये कुत्ता भाग रहा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और बिल्ली भाग रही है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना ज़्यादा भाग रहा है, इससे 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा भाग रहा है, तो ये बन जाएंगी रिलेटिव स्पीड। और जब भी हम किसी को पकड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, वो भी चल रहा है हम भी चल रहे हैं, तो हमेशा हम उसको अपनी रिलेटिव स्पीड से ही पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा आपकी क्या बनेगी, रिलेटिव स्पीड बनेगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड, इसको आप लिख लेना रिलेटिव स्पीड। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं है, वैल्यू रखेंगे आंसर मिल जाएगा। दूरी है कितनी, 280 मीटर, ये दूरी मीटर में है दोस्तों, तो आपको चाल लेनी मीटर प्रति सेकंड में। चलिए, सापेक्ष चाल क्या बनी है दोस्तों हमारी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे 5/18 से गुना करोगे तो 18 आपका ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, और इसको मैं पूरा काट देता हूँ दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 4 बार कटेगा, 18 चौक 72, तो हमें कितना समय लगेगा, हमें जो समय लगेगा वो लगेगा 72 सेकेंड। 72 सेकेंड ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारा समय यहाँ पे 60 सेकेंड से ज़्यादा है, तो इसने उसको क्या किया है, मिनट बना के रखा है। 72 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट .2, ठीक है, ये वाला, यानी कि 1.2 मिनट, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब 72 सेकेंड को आप कन्वर्ट करोगे मिनट में, तो आपको दोस्तों ये वैल्यू मिलेगी 1.2 मिनट। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस तरह लगाना था। चलिए आगे चलते हैं। आयु संबंधी क्वेश्चन, जो रीजनिंग का भी एक पार्ट होता है दोस्तों, रीजनिंग में भी आ सकता है और मैथ्स में भी आपका आ सकता है। ये आपका कॉमन चैप्टर होता है, कॉमन एक टॉपिक है जो रीजनिंग में भी आ सकता है और आपका मैथ्स में भी आ सकता है, तो आपको डबल बेनिफिट होता है। यहाँ पे रीजनिंग में आ जाएगा तो भी आप इसे लगा सकते हो, मैथ में आएगा तो भी आप इसे लगा सकते हो। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 6:5 है। अब से 7 साल बाद इनकी आयु का योगफल क्या होगा, ये हमसे इसमें पूछा है दोस्तों। ठीक है, अगर योगफल पूछा है तो हमें क्या करना है, पहले इनकी आयु निकालनी है दोस्तों। आयु निकालने के बाद क्या हो जाएगा, इनका हम योगफल बता सकते हैं। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे है ए और बी, इनकी आयु का जो अनुपात था 8 साल पहले कितना था, 5:4। ठीक है दोस्तों, आज इनका अनुपात कितना है वर्तमान में, 6:5। ये है आपका 8 साल पहले, 8 ईयर एगो। 8 साल पहले का आपका अनुपात कितना है, इतना है। ठीक है, और वर्तमान में कितना, ये हमारा प्रेजेंट का है, नहीं वर्तमान का रेशो कितना है, वर्तमान में इनकी आयु का अनुपात ये हो गया। अब ये देखिए, इनका पर्टिकुलर दोस्तों व्यक्तिगत रूप से इनका रेशो देखिए कितना कितना बढ़ गया इन 8 सालों में। 8 साल पहले कंडीशन ये थी 5:4, और 8 साल के बाद यानी प्रेजेंट में कंडीशन क्या है, आज इनकी कंडीशन क्या है, 6:5 की है। तो यहाँ से इसमें कितनी वृद्धि हो गई, इनके रेशो में इन 8 साल में कितनी वृद्धि हो गई, तो आप बोलोगे +1। यहाँ से भी इसकी वृद्धि कितनी होगी दोस्तों, +1। अगर रेशो में बराबर वृद्धि या कमी हो रही है दोस्तों, ठीक है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है और भी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, ये 1 की वृद्धि कितने सालों में होती है, 1 यूनिट आपका बढ़ जाता है रेशो में, कितने सालों में, 8 सालों में।
ठीक है दोस्तों, 8 सालों में आपकी 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है रेशो में। तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं दोस्तों, यहां से हम इनकी एज निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये है वर्तमान आयु का अनुपात और ये है आपके 8 साल पहले का रेशो। तो चलिए यहां से ए की जो आयु आ जाएगी दोस्तों 8 साल पहले, अगर मैं 8 साल पहले के रेशो में गुना करूंगा तो 8 साल पहले की आयु निकलेगी। तो 8 पंजे 40 दोस्तों, कितनी आ जाएगी 8 पंजे 40। ठीक है, या फिर वर्तमान में डायरेक्ट गुना कर लीजिए आप दोस्तों, वर्तमान से हम क्या करेंगे 7-7 साल आगे बढ़ा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है, अगर आप 8 साल पहले वाले रेशो में गुना करोगे तो 8 साल पहले की एज निकलेगी, और यदि आप वर्तमान के रेशो में गुना करोगे तो वर्तमान की ही क्या निकलेगी, एज निकलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वर्तमान की एज निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ए की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर, तो 8 छंग 48। तो यहाँ से इसकी जो एज आएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी 48, और बी की एज कितनी आ जाएगी दोस्तों 8 पंजे 40। बी की एज कितनी आ जाएगी 8 पंजे 40। ये आ गई इनकी वर्तमान एज, इसकी आ गई 40 ईयर्स और इसकी कितनी आ गई दोस्तों 48 ईयर्स। ये इनकी प्रेजेंट एज है। हमसे पूछा है 7 साल बाद इनकी आयु का योगफल क्या होगा, तो 7 साल बाद दोस्तों ये हो जाएगा कितना 55 का, 7 साल बाद इसकी जितनी हो जाएगी। ठीक है, और 7 साल बाद जो 40 का है वो कितना हो जाएगा 47 ईयर्स का। अब इनका योगफल पूछा है तो 55 और 47 कितने होते दोस्तों 102 साल। ठीक है, तो 102 साल इनका योगफल हो जाएगा 7 साल बाद। इस तरह भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, दोनों की आयु का योगफल पूछा है तो 102 आ गया। मैंने यहाँ पे दोनों की अलग अलग निकाली दोस्तों, तो आंसर कितना आ गया 102। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था, अलग अलग ना निकाल के भी हम क्या कर सकते हो इसकी एज बता सकते हैं। कैसे, अगर योगफल पूछा है तो पहले रेशो में योगफल कर लेते हैं। 6 और 5 कितने होते हैं 11। 1 की वैल्यू किसके बराबर दोस्तों, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे 8 के बराबर, तो 11 की वैल्यू किसके बराबर होगी, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, यहां देखिए दोस्तों इसको दूसरे मेथड से, तो यहाँ पे 11 1 की वैल्यू अगर हमारी कितनी है 8 साल है, इससे हमारा थोड़ा समय बच जाएगा, अलग अलग ना निकाल के एक साथ निकाल सकते हैं। तो 11 की वैल्यू क्या होगी, 11 की वैल्यू हो जाएगी 8 गुना 11, यानी कि कितना आ जाएगा 88 ईयर। ठीक है दोस्तों, कितनी आएगी 88 ईयर। अब 7 साल बाद की क्या होगी दोस्तों, 7 साल बाद, तो 7 दोनों की बढ़ेगी तो 14 साल और बढ़ जाएगा दोस्तों इसमें। तो 88 में 14 प्लस और कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 102। तो इस तरह भी आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इनका आंसर आप दे सकते हो। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम हमेशा पर्टिकुलर एक एक की वैल्यू निकालें अलग अलग और उसको बाद में जोड़ें। अगर योगफल की बात कर रहे हैं दोस्तों, अंतर की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले रेशो में वो काम कर लें। पहले हमने रेशो में इनका योगफल बनाया तो 11 आ गया, तो 11 की वैल्यू निकालो डायरेक्ट आप। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। एक तरीका आपका ये है और एक तरीका आपका ये है, दोनों ही आपके लिए ठीक रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, चाल दूरी समय का क्वेश्चन है। एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 20 सेकंड में और एक पुल को 32 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई 1200 मीटर है, तो ट्रेन की चाल कितनी होगी। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे दूरी चाहिए और समय चाहिए, तब हमारी यहाँ पे चाल बनेगी। तो देखिए दोस्तों, ये रहा एक खंबा, इस खंबे को इसने पार किया है कितने सेकंड में 20 सेकंड में, और ये रहा एक 1200 मीटर लंबा पुल, इस पुल को पार किया है इसने कितने सेकंड में, तो इस पुल को पार किया इसने 32 सेकंड में। इस पुल को पार करने में समय कितना लिया 32 सेकंड। गाड़ी एक ही दोस्तों, ये गाड़ी चल रही है, गाड़ी मान लीजिए आप, ये एक रेलगाड़ी है। ठीक है, ये एक रेलगाड़ी है आपकी, और ये कुछ इस तरह चल रही है, इसके पहिया मैंने बना दिए, ये एक रेलगाड़ी है। दोस्तों जब ये रेलगाड़ी इस खंबे को पार करती है तो 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो जब कोई गाड़ी किसी खंबे को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है दोस्तों, तो वो कितनी लंबाई तय करती है, अपनी लंबाई के बराबर। ठीक है, जितनी खुद रेल की लंबाई होती है दोस्तों,
जब इस गाड़ी ने इस खंबे को पार किया होगा तो 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करी होगी? अपनी लंबाई के बराबर। इसकी लंबाई मान लेते हैं यहाँ पे L, मान लें इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? L मीटर। तो जब इस गाड़ी ने इस खंबे को पार किया तो दूरी कितनी तय की होगी? अपनी लंबाई के बराबर। परंतु जब इसने इस पुल को पार किया तो इस पुल की लंबाई कितनी है? 1200 मीटर। तो इसने क्या किया होगा दोस्तों? अपनी लंबाई के साथ साथ इस पुल की लंबाई को भी तय किया होगा। तो जब इस गाड़ी ने इस पुल को पार किया होगा तो कितनी लंबाई तय की होगी? L + 1200। ठीक है दोस्तों, यहां पे जब इस गाड़ी ने इस पुल को पार किया होगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी तय की होगी? अपनी लंबाई प्लस इस पुल की लंबाई। 32 सेकंड में पार कर गई। और केवल अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय लेती है दोस्तों? ये मात्र 20 सेकंड। ठीक है, और इसकी खुद की लंबाई कितनी है दोस्तों? L। तो जब इस खंबे को इसने पार किया होगा तो इसने कितनी दूरी तय की होगी? केवल L मीटर। और यहाँ पे इसने टोटल डिस्टेंस कितनी तय की है दोस्तों? L + 1200। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में ट्रेन की लंबाई कॉमन है दोस्तों, और ये अपनी लंबाई को कितने समय में तय करती है? 20 सेकंड में। तो ये कंसेप्ट होता है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ आपको इतना, ताकि आप इसको रटो ना, इसको समझ लीजिए अच्छे से। इसमें होता क्या है, अगर बात आंसर देने की है दोस्तों तो बिना पेन के इसका आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो पुल की लंबाई होती है वही हमारे लिए क्या बन जाती है? दूरी बन जाती है। क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई दोस्तों दोनों में कट जाती है। ठीक है, समय का अंतर कितना आ गया? 32 सेकंड और 20 सेकंड। खंबे को पार करने में मात्र 20 सेकंड, पुल को पार करने में 32 सेकंड। ठीक है, दोनों को पार करने में एक चीज कॉमन है, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई को हटाएं तो बाकी जो एक्स्ट्रा लंबाई दोस्तों कितनी है? वो है हमारी 1200 मीटर। इस 1200 मीटर को तय करने में ट्रेन ने कितना ज्यादा समय लिया 20 के अलावा? तो 20 तो यहाँ पे इसने खुद को पार करने में लिया दोस्तों। इस 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय एक्स्ट्रा और लिया? तो 12 सेकंड इसने और लिया होगा। तो इस 1200 मीटर की लंबाई को तय करने में ट्रेन कितना समय ले रही होगी? तो समय का जो अंतर है दोस्तों उसे देख लीजिए आप। यहाँ कितना है? 20, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे हमारा अंतर कितना है? 32 सेकंड। इनका गैप कितना आता है? तो इनका गैप आ जाता है दोस्तों 12 सेकंड का। हमें क्या बताना है? ट्रेन की चाल। तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? ट्रेन की स्पीड हो जाएगी यहाँ पे दूरी, यानी दूरी का अंतर। दूरी का अंतर कितना है दोस्तों? यहाँ पे जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो खंबे की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 0। इसकी दूरी हम शून्य मान सकते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लंबाई कितनी है पुल की? 1200 मीटर। तो यहाँ पे 1200 लेंगे आप। दोनों की दूरी का अंतर 0 और 1200 का अंतर कितना? 1200। ठीक है, L से L कट ही जाता है दोस्तों यहाँ पे घटाने पर। तो गैप कितना रह जाता है? 1200 मीटर। और यहाँ पे चालों का समय का जो अंतर है कितना है? 12 सेकंड। तो ये हमारा समय सेकंड में है और दूरी किसमें? मीटर में। हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 18/5 से अभी गुना कर दीजिए आप, इसमें बाद में करने का मौका आपको लगे ना लगे। तो 12 से कटेगा आपका कितनी बार दोस्तों? ये 100 बार। और फिर से काटो इसे 5 से तो 20 बार कटेगा। 18 दूनी 36, यानी कि 360 किलोमीटर पर घंटा ट्रेन की चाल होगी। तो रेलगाड़ी के क्वेश्चन आपको दोस्तों इस तरह से निपटाने होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन आपके लिए। आपके एग्जाम में आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तो दिखेंगे दोस्तों, 1 या 2 तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। तो इसको देखिए, बड़े अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में और 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करती हैं? 6 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर लेती हैं? तो 6 महिलाएं उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेती हैं। एक पुरुष एक महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये हमें इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, हमें जो जानकारी दी गई है 5 पुरुष 12 दिन में और 6 महिलाएं 20 दिन में काम करती है। तो एक पुरुष और एक महिला से हमें ये काम कराना है। तो चलिए कर लेते हैं इसका काम एक पुरुष और एक महिला के द्वारा। तो 5 पुरुष करते हैं दोस्तों कितने दिन में? 5 मैन करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। ये 12 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। तो एक पुरुष कितने में करेगा? हमें ये पता करना है पहले। एक पुरुष करेगा कितने दिन में? 5 गुना 12 यानी कि 60 दिन में।
जब भी आपको एक पुरुष का निकालना दोस्तों समय, तो आपके जो आदमी की संख्या दोस्तों और जो दिनों की संख्या उनको गुना करेंगे तो एक आदमी का निकल जाता है, एक आदमी करेगा 60 में। ठीक है, ऐसे महिलाओं का पता कर लेते। 6 महिला कितने में करती है? 20 दिनों में। तो एक महिला कितने में करेगी? 6 वोमेन कितने में करती हैं? ये 20 दिन में करती हैं दोस्तों। तो एक महिला कितने में करेगी? तो एक महिला करेगी कितने में? 20 के 120 दिन में। उसी काम को एक महिला करेगी 120 दिन में। तो एक आदमी किसी काम को 60 में करता है और महिला उस काम को कितने में कर रही है? 20 में। बस आपको ये लेना है, ये लेना है। ठीक है दोस्तों, 1 मैन प्लस 1 वोमेन कितने दिन में करेंगे, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन क्या है? एक आदमी करता है कितने में? 60 में दोस्तों। एक महिला करती है कितने में? 120 में। दोनों से कराना है तो एलसीएम ले लीजिए, 120 आएगा। दोनों का काम कितना? 120। इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? यहाँ पे आदमी की क्षमता कितनी होगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। ये 2 काम करता है। महिला 120 दिन में 120 काम करती है, तो एक दिन में कितना करेगी? 1 काम करेगी। अब दोनों से मिलकर कराना, दोनों की क्षमता जोड़ेंगे तो 3 से भाग कर देंगे। 2 और 1 3, तो कितने में हो जाएगा? 40 दिन में। तो 40 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया। ठीक है, इस तरह आपको बताना है। बताइए बच्चों, कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मेथड आपको अच्छा लगा है नहीं लगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कर सकते थे। चलिए, कार्य समय का क्वेश्चन आपको कोई नहीं छूटेगा दोस्तों। जब तक आपके एग्जाम की डेट आपके पास आएगी, आप देखोगे कि आप कार्य समय के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। आपकी प्रैक्टिस इतनी में हम करा देंगे दोस्तों कि आप कार्य समय के सारे क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये रहा चाल दूरी समय का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप इसे। चलिए, 2 स्थानों के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक व्यक्ति x दूसरे व्यक्ति y से 5 घंटे कम लेता है, जिसकी औसत गति x की तुलना में, ये जिसका शब्द किसके लिए आया दोस्तों? y के लिए। y की औसत गति x की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। मतलब इनकी चालों में अंतर कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा का, ये इसमें दिया है। चलिए, यात्रा को पूरा करने के लिए y द्वारा लिया गया समय क्या होगा? समय बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे चाल। दूरी तो हमें दी गई है 1200 किलोमीटर, बस हमें y की चाल और पता कर लें तो हम बता सकते हैं कि y इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। ठीक है, y द्वारा इसी दूरी को तय करने में कितना समय लिया जाएगा, ये हमें इसमें बताना है। चलिए, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। तरीका देखना ध्यान से, सेकंडों में आप इसका आंसर दे सकते हो, बशर्ते आपको मेथड को ध्यान से समझना है, देखना है। ये आप ही के लिए है दोस्तों, ताकि आप कम से कम समय में, ठीक है, इस तरह के लेंथी क्वेश्चन को भी आसानी से लगा सको। तो क्या है तरीका? आपको क्या देखना है दोस्तों? दूरी कितनी है? तो दूरी यहाँ पे दे रखी है कितनी? 1200 किलोमीटर। ये आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, और आपकी चालों का अंतर कितना है दोस्तों? ये चालों का अंतर होता है कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय का अंतर कितना है दोस्तों? 5। ठीक है, तो इंटू में करेंगे आप कितना दोस्तों? चालों का अंतर यानी डिफरेंस दोस्त किसका? चालों का आपका अंतर है कितना है? स्पीड का डिफरेंस, जो स्पीड आपकी, अपॉन में टाइम का डिफरेंस। ठीक है, टाइम का डिफरेंस इस आप लगा सकते हो। चालों में कितना अंतर है दोस्तों? 40 का। टाइम का अंतर कितना है? 5 घंटे का। तो इसमें आप वैल्यू रख दीजिए इसकी, और कुछ नहीं है इसमें। जो आपकी डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस जो आपकी दे रखी हो, डिस्टेंस इंटू में आपकी स्पीड का अंतर, ऐसे इसको लगा सकते हो आप, अपॉन में क्या होगा दोस्तों? टाइम का अंतर, डेल्टा टी, इस तरह से। ठीक है, तो दूरी दी गई आपको 1200। बस आपको तरीका ध्यान से देखना है दोस्तों। चालों का अंतर कितना है? 40। समय का अंतर कितना है? 5। 5 यहाँ पे समय का अंतर हो गया। ठीक है, 5 घंटे का अंतर है। चाल में कितना अंतर है? 40 किलोमीटर। तो यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, इसको बड़ा ध्यान से देखना आपको।
मैंने इसको काटा, कितनी बार कटेगा, 8 बार, और यहीं से आपका आंसर आ जाता है जल्दी, ठीक है। तो 1200 का आपका किस में गुना करना है, 8 में, या फिर हमें इन दोनों के ऐसे फैक्टर बनाने हैं दोस्तों। जैसे मुझे 1200 मिला यहाँ पे और मैंने इसे काटा, 8 आ गया, ये 0 में इधर ट्रांसफर कर देता हूँ दोस्तों। क्यों? क्योंकि मुझे दो फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनकी गुना, ठीक है, करके कितना आ जाए हमारा 12 × 8 = 96 आ जाए, और उनका डिफरेंस कितना आ जाए, 40 आ जाए। जो चालों का गैप होता है हमें डिफरेंस उतना ही बनाना होता है इस मेथड में। चलिए, तो ये 0 अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो मेरा काम आसान हो जाता है। हम खेल खेल में इनकी स्पीड निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये x की स्पीड है और ये y की स्पीड। x की चाल कितनी हो जाती है, क्योंकि x की ज़्यादा दी गई है दोस्तों, और y की चाल कितनी हो जाती है, ये। अब आपसे क्या बोला है, 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में y को कितना समय लगेगा। आगे इसमें कुछ है ही नहीं दोस्तों, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे तय करने वाले की चाल। तय कौन कर रहा है, y, तो y की स्पीड कितनी है दोस्तों, 80, ठीक है। आप इसे काटोगे तो आपके पास कितना समय आ जाएगा, 15 घंटे, ठीक है। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, एग्जैक्टली आंसर, दोनों चाल बता सकते हो दोस्तों आप इससे। ये मेथड ऐसा है, आप इससे दोनों व्यक्तियों की, दोनों गाड़ी की चाल बता सकते हो, और जो आपसे पूछा है उसको भी बता सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वाई इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों, 15 घंटे। तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन आप यहां पे लगा सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए भैया, अगला क्वेश्चन कहां पर है आपका। चलिए, गीता ने अपने बैंक खाते में एक निश्चित धनराशि जमा की जो 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से 27,783 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, ठीक है। उसने कितनी धनराशि जमा की थी, ये इसमें हमें बताना है। तो यानी कि मूलधन हमसे पूछा है उसने, 3 साल में 5% की दर से पैसा कितना हो गया, 27,783। अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है। तो जब आपको अमाउंट देकर प्रिंसिपल पूछे दोस्तों, और दर आपके पास 5% या 10% हो, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। रेशो मेथड से आप इसे कर सकते हो। तो 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, उसे लगा लीजिए दोस्तों आप। 5% का मतलब होता है 1/20 दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब यह होगा दोस्तों, 1 साल में हमें 20 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा, 1। तो हमारा प्रिंसिपल 20 से कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 बन जाएगा हमारा अमाउंट। और बात 3 साल की है दोस्तों, तो 3 साल में दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये 3 साल में क्यूब हो जाता है, तो हमारा ये हो जाएगा 8,000, ठीक है। दूसरे वर्ष में जो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होता है दोस्तों, वो स्क्वायर में चलता है। तीसरे वर्ष के लिए क्यूब बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा 3 साल में क्या बन जाएगा दोस्तों, इसका क्यूब हो जाएगा 8,000, और इसका क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका भी आप क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा 9261। 21 का क्यूब कितना होता है, 9261। तो ये हमारा रेशो बनेगा 3 साल के बाद, ठीक है दोस्तों, ये बनेगा। अब यहाँ पे हमें दे रखा है दोस्तों, अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट हमारा अमाउंट के बराबर होगा, हमारी वैल्यू 9261 किसके बराबर है, 27,783। और जहां तक दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, लगभग ये 3 गुना दिख रहा है, 9 × 27, तो हम कह सकते हैं 3 बार तो कट ही जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं इसको, ये इसका कितने गुना है, 3 गुना, 3 गुना। 9261 गुना 3 कितना होता है, 27,783 होता है। तो हमारे इसका भी 3 गुना हो जाएगा, इसका 3 गुना कितना होता है, तो 8 × 24। तो हमारा जो एक्चुअल में प्रिंसिपल है दोस्तों कितना है, वो 8,000 नहीं है, 8,000 हमने माना था, ठीक है। हमारा एक्चुअल प्रिंसिपल कितना है, 24,000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा, प्रिंसिपल हमारा आ जाता है 24,000। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से इस तरह लगा सकते हो, आपको यहाँ पे ब्याज निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा रेशो से निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए दोस्तों, क्या है अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए वो देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपका कार्य समय का मैंने लिया है दोस्तों, ये रहा। 24 महिलाएं और 9 पुरुष एक निश्चित काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दुगुना समय लेती है। तो यहां तो दोस्तों इसने सारे राज खोल दिए पूरे क्वेश्चन के ही। क्या है, एक महिला दुगुना समय लेती है किससे, एक पुरुष से दोस्तों। तो यहां इस लैंग्वेज में सीधी सीधी बात इसने कर दी कि आदमी की क्षमता या पुरुष की क्षमता महिला से दुगनी है। ठीक है, आदमी की क्षमता यानी पुरुष की क्षमता दोस्तों क्या है, महिला से दुगनी है। केवल 9 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 पुरुष। ठीक है दोस्तों, 24 महिलाएं 9 पुरुष मिलकर तो करते हैं 18 दिनों में। प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय का दुगना समय लेती है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन, शुरुआत कहां से करेंगे, मैन और वुमेन की क्षमता से। मैन की क्षमता दोस्तों 2 है, वुमेन की कितनी है, 1। अगर महिला समय दुगना ले रही है दोस्तों एक आदमी से, तो यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की क्षमता का अनुपात क्या होगा, इनकी क्षमता का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 2:1। तो चलिए हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों 2 पुरुष 1 महिला के बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ कितनी महिला दोस्तों, यहाँ पे 24 महिला है और 2 पुरुष हमारे किसके बराबर है, 1 महिला के, या फिर 1 महिला 2 पुरुषों के बराबर है। ठीक है दोस्तों, 1 महिला 1 महिला आपकी किसके बराबर है, 2 पुरुषों के बराबर। ठीक है, यानी पुरुषों की क्षमता महिलाओं से दुगनी है। और यहाँ महिला कितनी है दोस्तों, यहाँ महिला है 24 महिला। तो हम इन महिलाओं को क्या बनाएंगे, पुरुष बना सकते हैं। तो 24 महिला का मतलब होता है दोस्तों 24 महिला जितना काम करेंगी एक दिन में उतना काम पुरुष क्या करेंगे दोस्तों, 12 पुरुष कर लेंगे, इनके आधे पुरुष कर लेंगे, यानी कि 24 महिला हमारी 12 पुरुषों के बराबर होगी। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो 24 जो वुमेन हमारी किसके बराबर होंगी, 24 वुमेन हो जाएंगी 12 मैन के बराबर। ठीक है, इस तरह से। तो मैं आपको क्या करूंगा दोस्तों, सबको क्या बना लेता हूं, सबको पुरुष बना लेता हूं। तो इन 24 महिलाओं की जगह हम क्या मान सकते हैं, 12 पुरुष और 9 पुरुष ये दोस्तों। तो 21 पुरुष हमारे हो गए, 21 मैन किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे हैं, ये भी हम इसको मान सकते हैं। 21 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था एक आदमी कितने दिन में करेगा, तो एक आदमी करेगा कितने दिन में दोस्तों, 21 आदमी 18 में कर रहे हैं, 18 डेज ले रहे हैं। तो एक आदमी कितने में करेगा, तो 18 गुना 21 में करेगा। और ये काम हमें किससे कराना है, 9 आदमी से, 9 मैन से। तो 9 मैन कितने में करेंगे, 18 गुना 21 बटे 9 बटे में 9 से कराना है। तो 9 दूनी 18, 21 दूनी 42। ठीक है दोस्तों, तो इसकी भी हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, हमने सीधा कर लिया। तो बस हमने देखना था कि एक आदमी की क्षमता कितनी महिलाओं के बराबर है। तो आदमी की क्षमता यहाँ पे महिलाओं से दुगनी है। तो चलिए इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। हमने 24 महिला की जगह 12 पुरुष मान लिए। तो 12 पुरुष और 9 पुरुष 21 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। एक पुरुष करेगा 18 गुना 21 में, 9 पुरुष करेंगे 18 गुना 21 बटे 9 यानी कि 42 दिन में। चलिए, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ये तो दोस्तों आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के जो मैं आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएंगे वीडियो को, आपको पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता वीडियो को लगातार देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, थैंक यू, ओके।